एक कितने लोगों के पास नहीं है? इधर आवाज इसकी नहीं आ रही लाइक से। इसकी आवाज शफल की। चलो चलो ये हो रही है कॉपी होनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? थोड़ी सी ज्यादा। ये आप लोगों के ये पेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया सबके पास? कितने लोगों के पास नहीं है जरा बताइए। ये करवाई कोई कॉपी जरा। जी सर, क्या हाल है सर? सब ठीक ठाक है? जी बेटा ये कर लेते हैं सब कुछ इंशाल्लाह। अभी शुरू तो कर लेते हैं, ग्रुप्स वगैरह में ऐड कर देते हैं। आपसे आपसे कर देता हूँ मैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब कुछ शेयर कर देता हूँ बस। ठीक है मरहबा। ये थोड़ा सा एक्सेल कर इससे तो। ये भी शेयर है, ये पढ़ लग रहा है ये क्या बात। अगर लिंक्स भी सेंड नहीं हुआ। नहीं, किसी और को फ्रेंड से किया। एक कर दो मैसेज, क्या करूँ। ये बेटा करता हूँ मैं अभी, ये करते हैं सर अभी। जरा 2 मिनट में जरा वेट करो, जरा बच्चे शायद कुछ और इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे लोग आप लोगों ने भी मेरा ख्याल आज आगे बड़ी हिम्मत की है। 3 दिन पेपर खत्म होने के बाद वापस आ गए आप। हाँ जी। नहीं, FA1 वाले ही होंगे ना सारे यहाँ। तो आखिरी पेपर किस दिन खत्म हुआ? तो वही कह रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ी हिम्मत की है आप लोगों ने। लेकिन क्या ये हिम्मत रेगुलर हो सकती है? और फिर जिस टाइम पे आपने हिम्मत की उससे बड़ी हिम्मत है। नहीं, जिस टाइम पे आप आए हैं, मतलब एक तो आज आए हैं 18th को आए हैं, दूसरा किस टाइम पहुंचे हैं? सुबह 8 बजे आए माशाल्लाह। तो ये दूसरी ज्यादा बड़ी हिम्मत है, क्योंकि आजकल मेरा ख्याल है सहरी के बाद ही सोने का ट्रेंड है। तो ये दो नहीं, शुरू शुरू के दिन मेरा ख्याल है, अल्लाह ना करे आखिरी ना हो शुरू। असल में उसके बाद ईद की भी आपके सामने छुट्टियां हैं। फिर ईद का ये भी एक हफ्ता तो कम से कम ऑफ करना पड़ना। उसके बाद फिर अगली ईद भी इस सेशन में आनी है। तो ज्यादा छुट्टियां होने की वजह से जरा आपको शायद थोड़ा सा अर्ली तंग किया गया। आप में से मेरे ख्याल है मेजोरिटी तो लाहौर वाले ही होंगे। आउट स्टेशन वाले तो मेरा ख्याल है इतनी जल्दी हिम्मत नहीं। ये तो फिर एक और हिम्मत है यार। फिर गए ही नहीं होंगे आप लोग। हाँ जी। पढ़ाई से मोहब्बत। पढ़ाई से मोहब्बत हो ही गई होगी सर, पेपर सामने देख के। भाई क्या मोहब्बत करवा देता। चलिए, लेकिन मेरा ख्याल है पेपर सुना ही वक्त के तौर पर जहन में लाया जाए। आप में से 2-3 लोग मेरे MFA वाले नजर आ रहे हैं। MFA का दिए, एक और हजरत खान लगे।
नहीं मतलब ये रहता है और वो कर ली, कैसा हुआ? नहीं एमएफ है तो दूसरा कर गया। नाम सोच रहा हूँ मैं आपका। नहीं मतलब ये दिया नहीं था ये, नहीं ये सॉरी, बस 2-3 मिनट में वेट करो, कॉपी भी आ जाए, फिर सिलेबस का इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ मरहल आप लोग आए हैं तो पढ़ ही लेंगे। आ जाए सर, आप लोगों का इंतजार हो रहा है, आ जाए आगे जगह बन जाएगी इधर, मैक्सिमम आ जाए। ये बस फिलहाल ये वाला शेयर कर दो, बाकी फिर बाद में देखेंगे। आगे से कर देना, जिनके पास होंगे वो पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मुबीन इनको भी सेंड कर देना, बता दो कहाँ पे सेंड हुआ, कुछ लोग पूछ रहे हैं बाद में। नहीं वो जरा देखा जरा चैट, ये सामने वाली लाइन पे भी है ना यार, ये 2-3 दे दो, पूछा कभी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलिए काइंडली स्टार्ट ले लेते हैं, जरा पेज सामने रखें मेरा। ये बेटा मिल जाएगा सब कुछ, प्लीज टेंशन ना लें आप, फिलहाल मेरे साथ जरा शुरू करें। चलिए पहले जरा तो हमारे FA2 के सिलेबस में जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनके कम से कम कुछ नाम और उनका थोड़ा थोड़ा जरा इंट्रोडक्शन आपके सामने आ जाएगा। करें स्टार्ट? अब है सबके पास पेज? काइंडली पेन रखें जी आपने। सबसे पहले तो एक स्टार्ट में आपको ग्रिड नजर आ रही है, उस ग्रिड की पहले एक्सप्लेनेशन नीचे देखना है। और FA1 में जो टॉपिक्स आपने पढ़े उनको जरा जहन में रख के कोई पहले जरा ढूंढेंगे, कोई पुराना टॉपिक है बीच में, या देखें जरा फर्स्ट से लेकर नीचे तक है। कोई नहीं सर, भाई ने सही कहा है सर, कुछ ना कुछ है, मैं बताता हूँ, भाई सही कह रहा है। आप अपना देखें, भाई ने अगर कुछ गलत कहा उसको ठीक कर लेते हैं। कोई FA1 से मिलता जुलता कोई टॉपिक महसूस हो रहा है? हाँ जी, फर्स्ट पे 1 मिनट आए जरा, लिखा हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड यूज होता है तो इसमें 5 कंपोनेंट्स जहन में आने चाहिए। कौन से 5 कंपोनेंट्स आपने पढ़े FA1 में? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी पढ़ लिया, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी पढ़ लिया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कंप्रिहेंसिव इनकम तो पहले ही पढ़ा है। अब नोट्स का भी आपको आइडिया हो गया भैया। FA2 के सिलेबस में इनमें से ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम दोबारा बनानी आएगी,
नोट्स अब आपको आइडिया हो गया होगा डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के नोट्स, IS 16, IS 40 वगैरह वगैरह वगैरह, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अब ये नीचे भी स्टैंडर्ड्स के नाम वगैरह मैं बताऊंगा, उनमें फिर नोट्स बनाने होते हैं। वैसे क्या मतलब होता है नोट्स? कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स देने देने होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। लेकिन अब ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, ये टेस्ट नहीं होती है FA2 में, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहीं ना कहीं दोबारा फिर आ जाएगी। मतलब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है ये अब स्पेसिफिकली FA2 के सिलेबस में नहीं है, ये जो FA1 में आपने पढ़ी है उसके बाद अब ये फाइनल में ही आगे आएगी दोबारा। FA2 के सिलेबस में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बस नहीं है, बाकी चार जो कंपोनेंट्स रह जाएंगे वो फिर दोबारा हमारे सिलेबस का पार्ट है। मतलब इस वक्त जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही डेफिनेटली दे रहा हूँ, और आगे चलें जरा। देन इसके बाद आप जरा नाम देखेंगे सिर्फ डिफरेंट टॉपिक्स के, तो ये सारे IS और IFRS लिखा हुआ नीचे, जरा ढूंढे जरा, सवाए लास्ट 2 के IS के नाम से हैं और कुछ IFRS के नाम से हैं। इनका कोई डिफरेंस बताएगा, पता है आपको? अभी सुना इस तरह? वैसे तो मेरे ख्याल FA1 में कोई IFRS वाला स्टैंडर्ड तो नहीं है, सारे IS के नाम से हैं, बस थोड़ा सा जरा आइडिया होना चाहिए। वैसे तो अगर हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कलेक्टिवली बोलना हो, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर कलेक्टिवली बोलना हो, जो स्टैंडर्ड्स की बुक है उसको तो कहते हैं कलेक्टिवली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पूरी एक स्टैंडर्ड्स की बुक है। अब डेफिनेटली अभी आपने देखी नहीं क्योंकि अब एग्जाम में लेके जाना भी अलाउड नहीं रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स की बुक है उसके बाहर अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बाय द एब्रिविएशन ऑफ IFRS लिखा होता है। लेकिन उस बुक को अगर खोला जाए स्टैंडर्ड्स की तो उसमें IS के नाम से भी स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, IS मींस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और फिर कुछ स्टैंडर्ड्स IFRS के नाम से भी मिलते हैं, मतलब इनकी नंबरिंग है फिर, जिस तरह IS1, IS2, IS 16, IS 40, IS 23 वगैरह वगैरह। तो कुछ स्टैंडर्ड्स IS के नाम से हैं और कुछ IFRS के नाम से हैं। बस डिफरेंस थोड़ा सा सिर्फ ये है कि तकरीबन आज से 10-15 साल पहले जो स्टैंडर्ड्स बनते थे वो IS के नाम से पहले बनते थे, और जो नए स्टैंडर्ड्स अब बनते हैं या पुराने स्टैंडर्ड्स की जगह अगर कोई नया स्टैंडर्ड आता है तो फिर जो नए स्टैंडर्ड है वो IFRS के नाम से डिनोट होते हैं। तो जिस तरह IS1 है इस तरह IFRS1 भी है, जिस तरह IS2 है इस तरह IFRS2 है वगैरह वगैरह। तो सिंपली शायद जो पुराने स्टैंडर्ड्स अभी तक एप्लीकेबल हैं, जिनकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी भी बनती हैं, वो IS के नाम से डिनोट होते हैं, और जो नए स्टैंडर्ड्स हैं, जो नए स्टैंडर्ड्स पब्लिश होते हैं तकरीबन 8 से 10 साल बाद से लेकर सोचा रहे, तो फिर IFRS के नाम से डिनोट होते हैं। तो दोनों ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कलेक्टिवली अगर इन्हें बोलना हो तो IFRS ही नाम है, लेकिन अगर उस बुक को खोला जाए तो उसमें पुराने स्टैंडर्ड्स भी अभी तक जो चल रहे हैं वो भी हैं और नए स्टैंडर्ड्स भी हैं। ठीक है, तो अब इस वक्त अगर आप देखें अपनी इस लिस्ट को तो कुछ स्टैंडर्ड्स आपको IS के नाम से भी मिल रहे हैं, और फिर नीचे अगर जब जाएंगे तो IFRS के नाम से भी मिलेंगे। तो नीचे तरफ ले आएंगे जरा ढूंढे जरा IFRS के नाम से कौन सा है। नंबर 9 है एक, नंबर 9 है, नंबर 10 है, फिर 11 है, बल्कि ये सारे IFRS के नाम से 9 to 14 मींस कुछ IFRS के नाम से भी स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में। बाकी आप आए ऊपर से दोबारा जरा थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि इन स्टैंडर्ड्स में क्या है। IS1 में तो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उसी तरह प्रेजेंटेशन है थोड़ी सी, लेकिन और एडवांस लेवल पे चीजें आ जाएंगी। नंबर 2 भी जो सीरियल नंबर 2 है उसमें फिर एक IS10 है, लेकिन ये जो IS10 है स्टैंडर्ड इसका लिंक जो है वो नीचे नंबर 6 देखा जरा IS37 के साथ है। मीन ये दो थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स हैं नॉर्मली, जिस तरह अगर हम FA1 में जाएं तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आता है? नहीं, IS20 तो खैर न्यूमेरिकल ही बन जाता है, फ्रेमवर्क टाइप है मतलब, लेकिन ये जिसमें जरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आते हैं, तो शायद मेरा ख्याल FA1 में अगर देखा जाए तो कोई खास ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसमें वो न्यूमेरिकल भी बना देता है, थ्योरेटिकल भी बना देता है, पूछ तो वो लेता है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मली IS10 और IS37 इसमें सिनेरियो बेस्ड होता है कि अगर कोई लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होनी है, प्रोविजन बनानी है, यानी उस तरह का। लेकिन एक नंबर 6 में थोड़ा सा आगे आइएगा, IS37 जहां लिखा है इसके फौरन बाद एक इफ्रिक 1 वर्ड भी है, और इस तरह एक नीचे रहेगा नंबर 7 में IS38 में
के साथ एक सिक 32 भी लिखा हुआ। अब ये सारा इसका मीनिंग अब क्या है, एक सेकंड जरा बोर्ड पर देखें। ये जो एब्रीविएशंस आ रही हैं, जो स्टैंडर्ड्स की बुक है वो तो IFRS के नाम से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से बुक है। उससे अगर आप खोलेंगे तो उसमें IAS के नाम से भी स्टैंडर्ड्स हैं और IFRS के नाम से भी स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ तक तो बात मेरी समझ आ गई थी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर किसी स्टैंडर्ड को अकाउंटेंट्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिश हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिश करने वाली जो इंटरनेशनल बॉडी है उसे कहते हैं IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, ठीक है। इसमें पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS के नाम से बनते थे, अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS के नाम से बन जाते हैं। जब ये स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं तो इन्हें इनकी बेस पे फिर पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है। यहाँ तक ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अगर अकाउंटेंट्स को किसी स्टैंडर्ड में क्लैरिफिकेशन चाहिए, मीन सारी इंफॉर्मेशन या तो अकाउंटेंट समझे कंप्लीट नहीं है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंटेंट समझेंगे सही तरह से इंटरप्रेट नहीं हुई स्टैंडर्ड में, तो अगर स्टैंडर्ड्स में तो फर्दर गाइडेंस चाहिए अकाउंटेंट्स को, तो वो अकाउंटेंट्स फिर IASB को अप्रोच करते हैं। IASB के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसे अप्रोच करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में को हमें फर्दर गाइडेंस दे दें, किसी स्पेसिफिक एरिया में। फॉर एग्जांपल IS2 अप्लाई करते हुए, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एग्जांपल, IS2 अप्लाई करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आए अकाउंटेंट्स को, वो उसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहे, तो देन फिर IASB को अप्रोच किया जाता है और उनसे कहा जाता है फर्दर इसमें क्लैरिफिकेशन, फर्दर गाइडेंस दे दें। तो पहले जब IAS के नाम से स्टैंडर्ड बनते थे, IAS के नाम से स्टैंडर्ड बनते थे, तो IASB जब फर्दर क्लैरिफिकेशंस देती थी तो उस क्लैरिफिकेशन के लिए फिर वर्ड यूज होता था SIC, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। अब इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट एक ओवरव्यू आइडिया से दे रहा हूँ। IASB जो है स्टैंडर्ड्स में क्लैरिफिकेशन देने के लिए, पहले जब IAS के नाम से स्टैंडर्ड बनते थे तो क्लैरिफिकेशन बनाते हुए डॉक्यूमेंट का जो नाम रखते थे वो स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी SIC लिखते थे, और फिर इस SIC 1 2 3 4 क्लैरिफिकेशंस होती थी स्टैंडर्ड्स में। तो समझ आई मेरी बात? तो SIC कब इशू होती होगी? जब किसी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में, किसी एग्जिस्टिंग IAS में फर्दर क्लैरिफिकेशन देनी। लेकिन अब अगर स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो अब SIC के नाम से क्लैरिफिकेशंस नहीं दी जाती। IFRS बन जाने के बाद अब क्लैरिफिकेशंस देने के लिए जो नंबर 7 आप देख रहे थे, नंबर 6 सॉरी देख रहे थे, तो उसमें क्या वो एब्रिविएशन लिखी हुई थी, IFRIC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो ये भी क्लैरिफिकेशन है SIC, और ये भी क्लैरिफिकेशन है इन द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन जब IAS के नाम से स्टैंडर्ड बन रहे थे तो क्लैरिफिकेशन देते हुए जो डॉक्यूमेंट था उसका नाम रखा जाता था SIC, जिसे हम एब्रिविएशन के तौर पर अगर बोलना चाहें तो SIC बोल रहे थे। और अगर एग्जिस्टिंग IFRS में आपको प्रॉब्लम आती है, फर्दर क्लैरिफिकेशन IASB देना चाहे, तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम होता है IFRIC, मींस IFRIC के नाम से। तो अब ये सारी 6 और सारी IFRICs तो आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल। 6 में से अब जरा ढूंढना है नंबर 8 में, शायद 6 में से 32, वैसे 8 ही, और सॉरी 7 में, 6 में 32 आपके सिलेबस में, और इसी तरह जो IFRS है उसके अगेंस्ट IFRICs हैं, उसमें से IFRIC 1 आपके सिलेबस में। अब इसमें कौन सी गाइडेंस है जो एग्जिस्टिंग में नहीं थी, वो डेफिनेटली इस वक्त हमारी बहस में नहीं है। वैसे IAS 38 जरा देखें एक नजर, जो नंबर 7 में लिखा हुआ, बस सॉरी IAS 38 नंबर 7 जो, जिस तरह IAS 16 पढ़ा आपने तो है बढ़िया। IAS 16 आपने, IAS 16 क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मींस टेंजिबल एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टेंजिबल फिजिकल एसेट्स। लेकिन इसी तरह अगर इनटेंजिबल एसेट्स हो तो उनकी फिर अकाउंटिंग कैसे होती है? और फिर आज से कोई 20 साल पहले जब ये आपके लिए तो बिल्कुल कॉमन हो गई ये चीजें, ये जो वेबसाइट्स वगैरह, लेकिन आज से अगर 15-20 साल पीछे चला जाए तो वेबसाइट्स उस वक्त बनना शुरू हुई थी। तो जो एग्जिस्टिंग IAS 38 था उसमें फिर वेबसाइट अगर कोई डेवलप की जाए तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना है वो नहीं बताया हुआ था। तो फिर ये जो SIC 32 थी, थोड़ा सा आगे जरा देखेंगे आप, तो SIC 32 इसलिए इशू हुई थी ताकि उसमें फिर वेबसाइट अगर डेवलप की जाए तो उसकी कॉस्ट को
एक्सपेंस आउट करना है या कैपिटलाइज करना है, ये फिर बताया गया था 632 उस वक्त तकरीबन आज से 20 साल पहले इशू करके। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है उसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो पहले SIC के नाम से इंटरप्रिटेशंस बनती थी, और अब अगर IFRS स्टैंडर्ड्स जब बनते हैं, IFRS की एब्रिविएशन से, तो अब अगर कोई इंटरप्रिटेशन में फर्दर इंटरप्रिटेशन या फर्दर वो क्लैरिफिकेशन देनी हो तो फिर IFRIC का वर्ड बस यूज होता है। तो इन अदर वर्ड्स, जब आप IFRS स्टैंडर्ड्स की बुक खोलेंगे तो उसमें आपको IAS भी नजर आएंगे जो अभी तक एप्लीकेबल है, IFRS भी नजर आएंगे 1 2 3 4 5, और उसके साथ साथ फिर आपको 6 भी नजर आएंगे जो अभी तक पुरानी एप्लीकेबल है, और साथ उसके बाद IFRICs भी नजर आएंगी। तो इन अदर वर्ड्स IFRS की बुकलेट में ये 4 चीजें होती हैं, IAS 6 अगर जो पुरानी इंटरप्रिटेशन स्टैंडर्ड थे, और IFRS एज वेल एज IFRICs। तो ये पूरा जो कलेक्टिव 4 चीजें, ये कलेक्टिव 4 चीजें मिल के IFRS का वो जो स्टैंडर्ड्स की बुक है वो बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जस्ट इसका एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए आपको। मेरा ख्याल है कि सॉरी, अगर पेज के एंड पे लिख लें ये जी, आप कुछ पूछ रहे थे जी आप। जो भी एग्जिस्टिंग आईएएस है, अगर इनके लिए कोई गाइडेंस या क्लैरिफिकेशन आती है तो उसे सीखता नहीं, अब वो मेरा ख्याल है फ्रिक्स के नाम से ही होगी अब वो बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पेज के नीचे चाहे लिखे इस वक्त, ये पेज पर आप स्टेपल कर लीजिएगा बाद में अपने रजिस्टर में। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ क्लियर हो गया? आवाज ठीक है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछो, आवाज वगैरह तो नहीं शुक्र? इसमें करंट आ रहा है, करंट है इसमें, इधर मेरा करंट है ना? इस वक्त नहीं, पहले शायद दिन था इधर है बस। लग रहा है चार्टर के साथ था मेरे ख्याल से भी है ना। जी ठीक है जी, प्लीज चलें जी, दोबारा ऊपर से फर्स्ट से शुरू करें। देन सर उसके बाद नंबर 3 में एक IAS 12 लिखा हुआ। IAS 12 इनकम टैक्सेस से रिलेटेड है। एक तो सब्जेक्ट के तौर पे भी आपने वैसे सबने टैक्स तो पढ़ा ही होगा वैसे, अब तो मेरे ख्याल सबने टैक्स पढ़ के यहाँ तक पहुंचा होगा। आपने तो ये पढ़ा ना जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमने फिर IAS 12 में ये पढ़ना है कि अगर टैक्स कैलकुलेट हो जाए तो फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका क्या है, उसका क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। कंपनीज के एंगल से सारी बहस होगी, तो कंपनीज के एंगल से जो टैक्स है एक्सपेंस है क्या, कंपनीज का एक्सपेंस ही नहीं है। वैसे भी आपने जो टैक्स पढ़ा ना, आपने इंडिविजुअल के तौर पर के लिए पढ़ा होगा और AOP का शायद पढ़ा है, लेकिन हमने ये सारी डिस्कशन जो कंपनीज के एंगल से करनी है, लेकिन बहरहाल जो आपने नॉलेज गैदर की है टैक्स में वो काफी है यहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा। वैसे है कोई जिसने टैक्स ना पढ़ा हो? ये पढ़ रहे होंगे फिर नहीं, नहीं इस वक्त पढ़ रहे होंगे, या तो आपने टैक्स पढ़ लिया होगा, या अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस वक्त साथ मेरा ख्याल ले रहे होंगे। तो बहरहाल अगर नहीं भी ले रहे फिर भी कोई इशू नहीं, मैंने वैसे ही पूछा है। नहीं इस वक्त मेरा ख्याल है इस सब्जेक्ट के साथ आप टैक्स की क्लास लेना शुरू तो कर ही देंगे, जब तक इंशाल्लाह वहां जाना है कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे आप। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए कि कुछ जो कुछ कंपैरेटिवली सिलेबस में आपके कंपैरेटिवली कुछ छोटे स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ बड़े स्टैंडर्ड्स होते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल FA1 में बताएंगे कुछ बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से हैं? वैसे से सारे बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, नहीं अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो शायद IAS 20 कुछ छोटे स्टैंडर्ड्स में कंसिडर होगा, IAS 40, इसी तरह IAS 36 भी मेरा ख्याल है। रेशियोज तो मेरे ख्याल स्टैंडर्ड्स में है ही नहीं।
लेकिन वो तो बड़े टॉपिक्स में ही आता होगा, उसमें काफी दिन लगाए होंगे आपने। कैश फ्लो है, काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है। ईपीएस भी काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो मतलब मैंने इस वक्त इसलिए बात की क्योंकि IAS 12 जो है ये भी एक मेजर टॉपिक्स में से है, मतलब बड़े टॉपिक्स में से, जिसमें शायद हमें टाइम भी काफी लगेगा और ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ मिक्स भी हो रहा था। देन उसके बाद फिर एक नंबर 4 में लिखा IAS 21। छोटा सा पेपर तो आई क्या कोई भी नहीं होता। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की, अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कोई चीज परचेज कर लें, फिर इसे आप इंपोर्ट बोलते हैं। और अगर पाकिस्तान से चीजें किसी फॉरेन कंट्री में सेल करें, तो अगर इंपोर्ट कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री से, तो पाकिस्तानी रुपीस के अलावा अगर कोई करेंसी है जिसमें आपने पेमेंट करनी है, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में, डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज वगैरह में अगर आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, तो देन पाकिस्तान में अगर अकाउंटिंग करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर रुपीज में बनती है। तो फिर डॉलर्स, पाउंड, यूरोज वगैरह जो भी करेंसी होगी उसे रुपीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये फिर IAS 21 का स्कोप है। कि अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है किसी कंपनी की, या सिंपली कह लें आप तो आपने मशीनरी खरीदी अमेरिका से, कोई बिल्डिंग परचेज कर ली फॉर एग्जांपल दुबई में, तो अगर रुपीस के अलावा किसी करेंसी में आपकी ट्रांजैक्शन है और इसे पाकिस्तानी कंपनी की बुक्स में आपने रिकॉर्ड करना है, तो फिर आज तो वैसे आजकल तो कॉमन वर्ड है वैसे, एक्सचेंज रेट आपने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल अगर 280 रुपए का डॉलर है, तो आपने अगर $100,000 की पेमेंट की, तो सिर्फ पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, तो 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 280 करके पाकिस्तानी रुपीस में उसकी कैसे फिर काउंटिंग होती है, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, ये इंशाल्लाह फिर IAS 21 में डिस्कस करेंगे बारे में। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, कंपैरेटिवली शायद कह सकते हैं हम स्मॉल टॉपिक, छोटे टॉपिक्स में से शामिल होगा। देन उसके बाद नंबर 5 में लिखा हुआ IAS 28 ये, लेकिन ये 3-4 कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो मिक्स होकर टॉपिक बनता है। तो इसमें से जरा ढूंढिएगा, एक नंबर 5 है, थोड़ा सा जरा नीचे जाएंगे, नंबर 9 IFRS 3, और नंबर 12 हमारे FA2 के सिलेबस का एक आप कह रहे हैं सबसे मेजर टॉपिक जो है वो 5, 9 और 12। 5 मीन्स IAS 28, 9 मीन्स IFRS 3 और 12 मीन्स IFRS 10। इन तीनों स्टैंडर्ड्स को इकट्ठा करके एक कंसोलिडेशन के नाम से हमारा एक मेजर टॉपिक FA2 में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनके साथ अगर इकट्ठा करके लिखना थोड़ा थोड़ा, IAS 28, IFRS 3 और IFRS 10, इन 3 स्टैंडर्ड्स को इकट्ठा करके एक टॉपिक बनता है जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंबाइन कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर दो कंपनीज हैं, कंपनी ए है, कंपनी बी है, और कंपनी ए की अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, कंपनी बी की अलग होंगी, एक तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर कंपनी ए जो है कंपनी बी को परचेज कर ले, होल्डिंग सब्सिडरी अगर वर्ड सुने हो आपने, तो अगर ये कोई दोनों कंपनीज कंबाइन हो जाए तो फिर उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इकट्ठा करके बनाया जाता है, उसको फिर बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हर कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी ही होती हैं। लेकिन अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले, तो फिर वो जो कंपनीज हैं आपस में जब उन्हें इकट्ठा किया जाता है तो कैसे अकाउंटिंग होती है, उसे फिर बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो ये हमारा एक मेजर टॉपिक होगा FA2 की डिस्कशन में। बार मैं इस वक्त सब नाम आपको शायद बताना चाह रहा हूँ। नंबर 6 की बस बात होगी, लाइबिलिटीज, प्रोविजन, डिकमीशनिंग। थोड़ा सा अपने IAS 16 में शायद एक डिसमेंटलिंग पढ़ा हो, प्लांट डिसमेंटलिंग, तो उस तरह से उसकी लेकिन बहुत डिटेल वर्जन, वो तो आपने बस एक थोड़ा सा ये आइडिया पड़ा था कि अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है तो उसे शायद एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देते हैं, लेकिन उसका बाद में क्या होता है, फिर कैसे होता है, वो एक सारी डिस्कशन पॉइंट नंबर 6 में IFRIC 1 में यही बहस है। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा डीकमीशनिंग, ये डिसमेंटलिंग के लिए वर्ड है, रेस्टोरेशन, सिमिलर कॉस्ट, ठीक है। नंबर 7 में ये 38 मींस इंटेंजिबल एसेट्स हैं, और जो 632 है वो फिर एक वेबसाइट डेवलपमेंट की बहस है। नंबर 8 में IAS 41 एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल बिजनेस अगर हो, कोई फार्म बनाया हो किसने, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग,
कुछ है आइडिया इसका? कैटल फार्मिंग, वैसे तो आजकल ये दुनिया में अब इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बहुत बड़े फार्म्स। तो अगर वहाँ अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़े, वहाँ अकाउंटिंग कैसे होगी? क्या ये जो कैटल वगैरह है, फिश है, फार्मिंग है, ये एसेट्स हैं आपके? इन्वेंट्री एसेट, बायोलॉजिकल एसेट्स, ठीक है। तो पता कोई नहीं चलता, माशाल्लाह ग्लोबल किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आप। जहाँ अच्छी सैलरी मिलेगी वहाँ आपने पहुंच जाना है। अगर किसी बड़े से एग्रीकल्चर फॉर्म में अच्छी सैलरी मिल जाए तो आप डेफिनेटली ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। जो भी होगा हमने बस अकाउंटिंग करनी। क्या ख्याल है, ऑस्ट्रेलिया में अगर इमिग्रेशन मिल रही हो और वहाँ को अच्छा सा फार्म आपको बुला ले, डेयरी फार्मिंग बिजनेस हो, तो आपको IAS 41 बताएगा कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है। ठीक है ना यार? देन उसके बाद एक IFRS 8 के नाम से एक स्टैंडर्ड है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ये बहरहाल इस वक्त मेरे ख्याल आपकी नई चीज़ है, इसमें इस वक्त मेरे ख्याल आपको शायद नहीं समझ आ सकेगा। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी बिल्कुल नई चीज़ है। नंबर 13 में रेवेन्यू। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? रेवेन्यू किसे कहते हैं? इनकम की कोई एग्जांपल? हाँ जी, सेल। एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू प्रॉफिट को नहीं कहते। आपने शायद ये रेवेन्यू अगर कभी वर्ड देखा हो तो इसको हम सेल के तौर पे सबसे ऊपर लिख रहे होते हैं। तो सेल मींस इनकम, लेकिन हमेशा सेल ही इनकम नहीं होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई कमीशन एजेंट है तो उसकी कमीशन इनकम होगी। कोई लैंडलॉर्ड है, उसके बाद बहुत से बिल्डिंग्स हैं, उसने रेंट पे दी हुई है, तो उसकी रेंटल इनकम है। कोई बैंक है, उसके इंटरेस्ट इनकम है। तो रेवेन्यू असल में कहते हैं जो मेन इनकम हो किसी बिजनेस की, जो मेन इनकम है। अगर गुड्स बेचना बिजनेस है तो फिर सेल इनकम है। तो रेवेन्यू मींस इनकम। नहीं, अब वो डिस्पोजल वो नॉर्मली मेन बिजनेस नहीं होता। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं और मशीनरी बेच रहे हैं तो वो मेन बिजनेस नहीं था आपका। वो मशीनरी बेचने से जो गेन और डिस्पोजल होगा वो अदर इनकम है। तो रेवेन्यू मींस मेन इनकम। सही समझ आ रही है मेरी बात? इन अदर वर्ड्स जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सबसे ऊपर फिगर आती है, अगर कोई लैंडलॉर्ड होगा तो उसकी सबसे ऊपर फिगर कौन सी होगी? रेंट इनकम। बैंक होगा तो इंटरेस्ट इनकम। अगर गुड्स बेचने वाला बिजनेस है तो सेल। अदर इनकम किसे कहते हैं? हाँ जी, मेन इनकम के अलावा अगर कोई इनकम, कोई और इनकम होगी मेन बिजनेस के अलावा। फॉर एग्जांपल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसने अपने पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए और उससे डिविडेंड इनकम मिल गई, तो वो उसकी अदर इनकम कहलाया। तो एनी इनकम अदर देन द मेन रेवेन्यू इनकम इज कॉल्ड एज अदर इनकम। तो लेकिन यहाँ रेवेन्यू का मतलब ये मेन इनकम की बहस हो रही है। मेन इनकम मींस जो बिजनेस जिस लिए बना था, जिस पर्पस के लिए बिजनेस बना था, उस पर्पस को अचीव करते हुए जो इनकम अर्न हुई है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। तो फिर रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, ये फिर एक बहुत बड़ा लंबा सा स्टैंडर्ड है, इंशाल्लाह इसमें भी लंबी बहस करेंगे। ठीक है, बहरहाल रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है जी बताएंगे आप? इनकम कब रिकॉर्ड होती है? जब अर्न हो जाए, बस इतनी सी बात है। जब रिसीव हो जाए तो ऐसी तो बहस नहीं है। मतलब सेल कब क्रेडिट होती है? जब सेल हो जाए। अब सेल कब हो जाती है? जब सेल हो जाए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, वो बहुत से वर्ड्स आपने सुने होंगे, जब गुड्स देते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए वगैरह वगैरह, वो सारी बहस है। लेकिन बहरहाल फिर वो डिटेल्स और भी हैं, क्योंकि हमारा स्कोप सिर्फ ये नहीं होगा कि सेल इनकम कब रिकॉर्ड होती है, सर्विसेज की इनकम्स कब रिकॉर्ड होती हैं। फिर ये जो मोबाइल कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज की भी कोई इनकम, मोबाइल कंपनीज की भी तो इनकम है यार, जो आप उन्हें पैसे देते हैं, इनकी इनकम है। तो उन्होंने इस इनकम को कब रिकॉर्ड होना है? क्या उस वक्त जिस वक्त आपने बैलेंस ले लिया है, या उस वक्त जिस वक्त बैलेंस आपने यूज कर लिया है, या साथ साथ उन्होंने करना है? नहीं, ये लंबी बहस है, इसके लिए पूरा एक्सटेंडेड बना जी। नंबर 14 में IAS 16 नहीं लिखा हुआ है। IAS 16 किसका है? हाँ जी, ये IFRS 16 है। वो तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था ना, आपने पढ़े पढ़ा IAS 16। ये लिखा IFRS 16। तो ये किससे डील करता है? ये लीजेस से। अगर पैसे लीज हो गए, एसेट ले लिया लेकिन पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं आप, तो उसका फिर लीज बोलते हैं। तो लीज अगर किसी ने एसेट करवाया, वो काउंटिंग कैसे करेगा? जिसने एसेट लीज पे दिया है वो काउंटिंग कैसे करेगा? ये सारी लीज में डिस्कशन स्टार्ट होगी, और आज इंशाल्लाह थोड़ा सा रखना, यहीं से हम अपनी बहस भी शुरू करेंगे। देन उसके बाद एक नंबर 15 में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट। नंबर 15 का वैसे लिंक नंबर 1 के साथ ही है।
नंबर 1 और नंबर 15 मिल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से एक टॉपिक बन जाता है FA2 में। जिस तरह कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देना कंपलसरी है। मेरे वर्ड जरा गौर से सुनिएगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आई होप जब हम वर्ड बोलते हैं सबको पता ना किसकी बात हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये बनाते हुए स्टैंडर्ड्स की भी एप्लीकेशन है कि कौन सा स्टैंडर्ड किस सिचुएशन में क्या रिक्वायर आपसे करता है। लेकिन इन एडिशन टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में कंपनीज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कुछ कंपनीज एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करना होता है। स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने के साथ साथ कुछ कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिसमें कुछ फर्दर डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में बनाते हुए आपने वो रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी है। मसलन फॉर एग्जांपल IAS 16 जेन में लाएंगे। IAS 16 फॉर एग्जांपल कोई अगर एसेट रिवैल्यू हुआ है, आ जाएंगी चीजें तो कुछ रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर्स हैं, ये तो IAS 16 ने रिक्वायर की हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंपनीज एक्ट में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स की, तो IAS 16 वाले डिस्क्लोजर्स आपने देने ही देने, लेकिन इन एडिशन टू दैट एज एन अकाउंटेंट हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट के किस किस एरिया में कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं और वो डिस्क्लोजर्स भी शेयर होल्डर्स को हमें प्रोवाइड करने होते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते तो हैं, हम अकाउंटेंट्स बनाते तो हैं, लेकिन ये किसके लिए बनाते हैं? यूजर्स के लिए बनाते हैं। यूजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूजर शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर्स को जो डिस्क्लोजर देने वो स्टैंडर्ड्स में भी डिफाइंड है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के कुछ लॉ में कंपनीज एक्ट में भी डिफाइंड है और उसमें कुछ फिर वो स्केड्यूल्स बने हुए हैं। अगर आप वर्ड पढ़ेंगे तो लिखा होगा 3rd, 4th, 5th स्केड्यूल्स। तो ये स्केड्यूल्स भी कुछ है, ये आपने अगर कंपनी लॉ पढ़ा भी हुआ तो ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज ये फाइनल में तो जाके शायद आएगा। तो ये जो स्केड्यूल्स हैं ये फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में मीन्स से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हो तो आपने सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जहन में नहीं रखना, इन एडिशन टू दैट आपने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को भी जहन में रख के फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी। ठीक है, तो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हो गए हैं आप। मेरे नज़दीक सबसे ज्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से जो टफ है वो तो वही होता है जिस वक्त आप बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं। जो सबसे मेरे नज़दीक टफ होती अकाउंटिंग वो होती है जब आपने शुरू की हो अकाउंटिंग, जिन हजरात का खासतौर पर अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ना हो। लेकिन आफ्टर FA1 मेरा ख्याल है सारे अब स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिक्स अब आपको आइडिया है। आपके सामने अगर बोला जाए तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो आई होप कि आपके जहन में आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। प्रॉफिट की बात हो रही है ना यार? नहीं, अल्लाह का शुक्र प्रॉफिट की बात नहीं होगी, किसकी बात हो रही है? एसेट्स की बात हो रही है, नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही है। करंट एसेट्स है, इक्विटी है, नॉन करंट करंट लाइबिलिटीज है। तो ठीक है, जो भी कुछ होगा, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं इन्होंने या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकी कहीं एप्लीकेशन होगी, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एप्लीकेशन होगी, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चली जाएंगी और कुछ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, नोट्स में। तो जो बेसिक्स होती हैं शायद वो अगर कुछ रीजनेबली आइडिया हो गया हो तो आप उसी पे जो आपका पहला नॉलेज आपका अकाउंटिंग का बन गया हुआ है उसी पे हमने फर्दर कुछ चीजें ऐड करनी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हुए होपफुली आपको समझने में इशू नहीं आएगा। प्रॉब्लम बस वही होता है, सिलेबस ज्यादा है, साथ साथ पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बस वही चीजें मैटर करती हैं कि अपने आप को इंसान रूटीन में लेके आए। ठीक है, और लास्ट में फिर एक कोड ऑफ एथिक्स भी है। जिन हजरात ने टैक्स पढ़ा हुआ है, ये तकरीबन जो चीजें वो कोड ऑफ एथिक्स में वहाँ थी, टैक्स में है मेरा, तो उसी तरह की कुछ चीजें यहाँ भी हैं। ये भी थ्योरेटिकल सा टॉपिक है जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम्स या फिर किसी स्टैंडर्ड के साथ मिक्स होकर आ रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट वही तकरीबन कोड ऑफ एथिक्स वाली चीज है जो आपने टैक्स में जिन हजरात ने पढ़ा हुआ तो उस तरह की चीज है। ठीक है, एक नजर आप भी देख लें, कोई मैंने जो इंट्रोडक्शन सब दी है कुछ बात अगर रह गई तो आपके जहन में चीज आ रही है। नहीं, अब ये दोनों पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कंपनीज अपने लिस्टेड भी हैं, अनलिस्टेड भी हैं, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं। तो ये जो डिफरेंट स्केड्यूल लिखे हुए हैं, ये जो 4th स्केड्यूल है ये लिस्टेड कंपनीज के लिए, और 5th स्केड्यूल जो है ये फिर अदर देन लिस्टेड कंपनीज के लिए, और फिर एक 3rd स्केड्यूल है जिसमें फिर ये बताया हुआ है कि किस सेक्टर की कंपनी ने कौन सा स्केड्यूल फॉलो करना होता है। तो फिर लिस्टेड अनलिस्टेड ये सारी बीच में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब इफ्रिक के नाम से ही आती है। अब जब पुराने स्टैंडर्ड हैं वो अब बनना खत्म हो गए। जब पहले IAS चल बन रहे थे उस जमाने में सिक्के नाम से आते थे। अब अगर पुरानों में कोई चेंज आए तो अब वो पुराने नहीं बदले जाते,
अब उसकी जगह फिर नया स्टैंडर्ड बन जाता है, पुराना खत्म कर दिया जाता है, उसकी जगह फिर IFRS के नाम से नया स्टैंडर्ड। और अगर कोई पुरानी सिक में चेंज आए तो फिर वो सिक के नाम से चेंज नहीं आता, फिर उसको खत्म कर दिया जाता है, उसकी जगह फिर IFRIC वर्ड यूज होता है। तो मीन्स उसे अब अगर कोई अमेंडमेंट होगी तो IFRS के नाम से, और अगर किसी इंटरप्रिटेशन में अमेंडमेंट होगी तो IFRIC के नाम से। जी बेटा, मेरा ख्याल आवाज अब इस वक्त सही है शायद। अगर कोई इशू आ रहा है तो ये स्पेसिफिक आ रहा है। जानने स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है मेरी? ये बुक्स इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मिल जाएंगे यार, इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कुछ 2-4 दिन तो दे दें यार। चलिए, मैं आपका आज एक माशाल्लाह इतनी दूर दूर से आप लोग आए हैं, सुबह सुबह टाइम निकाल के, तो आधा घंटा तो मेरा ख्याल है कम से कम पढ़ लेते हैं। आपके पास एक और सेट भी आपको मिला है, ये जरा एक मिनट देखिएगा जरा, है तो बस ये जिन हजरात के पास नहीं है, एक दूसरा सेट दिया था, जरा बताइएगा जरा। ये शुरू से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, शुरू से जरा, ये बल्कि मुबीन को देना, मुबीन कर देना। जिन हजरात के पास है आप लोग लेके बस पीछे दे दीजिएगा, जिनके पास नहीं है। इस तरफ भी होंगे कुछ लोग, आगे से तो यार वो फिर आगे कुछ रह जाएगा, पीछे दे दें। अगर आपके पास है तो काइंडली एक्स्ट्रा के बच जाए तो पीछे दे दीजिएगा। जी बेटा, ये मेरा ग्रुप में मैंने शेयर तो करवाया था, लेकिन मेरे ख्याल है जो लोग अभी शायद उस ग्रुप में शामिल नहीं है, आपका शायद रह गया हो, तो आप टेंशन ना एकदम दिया करें, रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह आपके पास आने ही लगा। बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप टेंशन फ्री रहें। जी मुबीन हो जाएंगे पूरे अभी? जिन हजरात के पास बड़ा सेट नहीं करनी, दोबारा बता दीजिएगा जरा, जो पीछे रह गए अभी। ये आगे से क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते यार, आगे फिर रह गए। इधर आगे से दे दो जिनके पास होंगे। मुबीन इधर से पकड़ा दे यार, सामने से पकड़ा, एक एक बेटा लेके कांडी पीछे दे दे, वो भी रह गया, उसी गरीब को दे दे। चलिए जी, आज की हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है। IFRS 16 मींस लीज के स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना, लेकिन स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले इस स्टैंडर्ड में हमें कुछ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट पेज पे जरा हम थोड़ा सा रिवाइज करना। प्रेजेंट वैल्यू वर्ड सुना जी कभी आपने? अगर कोई अमाउंट आपने फॉर एग्जांपल 1 साल बाद या उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद पे करनी है, तो वो तो शायद फ्यूचर वैल्यू कहलाती है। अगर आज उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर कुछ फॉर्मूलाज यूज होते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो लीज की तरफ आने से पहले कुछ जरा फॉर्मूलाज काइंडली मेरे साथ रिवाइज कर लें आपने। ये चीजें आपको आइडिया हो गया हुआ है इम्पेयरमेंट वगैरह के डिस्कशन में, IAS 86। तो पेन हाथ में रखना है, जरा कैलकुलेटर्स निकालें, कैलकुलेटर्स होने चाहिए। आज अगर नहीं भी है तो प्लीज कल से साथ हो। ये करें शुरू। ये प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो दो फॉर्मूलाज यूज होते हैं, एक डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला और एक उसके अगेंस्ट एन्युटी का फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। जरा देख के बताएंगे डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला के। 1 प्लस IR मींस इंटरेस्ट रेट, और माइनस n मींस नंबर ऑफ पीरियड्स। एक कंपाउंडिंग भी है, एक कंपाउंडिंग भी होती है, आज से फ्यूचर में जाना, वो पॉजिटिव n के साथ फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारी बहस आज से फ्यूचर में जाने की नहीं है, फ्यूचर से आज जाने में माइनस n। एक फॉर्मूला 1 प्लस, बोल दें यार, माइनस n नंबर ऑफ पीरियड्स। इसके अगेंस्ट एक और फॉर्मूला भी है एन्युटी का,
जरा जस्ट फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, याद करवाता हूँ, बल्कि आप भी मुझे बताइएगा ये कब कौन सा यूज होता है। एन्युटी का फॉर्मूला देख के बोलने का लिखा हुआ 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट माइनस एन एंड डिवाइडेड बाय, तो ये दोनों फॉर्मूलाज प्रेजेंट वैल्यू के लिए हैं। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला भी यूज हो जाता है और एन्युटी का भी। कब? अब जरा थोड़ा सा नीचे आऊंगा, एक एग्जांपल छोटी सी। कब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? आइए सुने गौर से मेरे बड़े जरा। आपके पास लिखा सारा होगा, बस आपने सुनना है, फाइनली सॉल्व करना है ताकि जरा आइडिया रिवाइज हो जाए। एक लाइन लिखी हुई एग्जांपल के तौर पर, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपीस एट द एंड ऑफ 5 years and suppose I means interest rate is 10%. आपसे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट द पीवी मींस प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज 1 लाख? 5 साल बाद ये पैसे देने, फ्यूचर वैल्यू। तो एक सेकंड के लिए एन्युटी जेन से निकाल दें, जस्ट एक सेकंड के लिए, जस्ट सिंपली डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला देख के बोलना जरा क्या है, ये मेरे से याद करें दोबारा। तो तरीका बेटा ये है कि फ्यूचर वैल्यू लें आप और फिर डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला ढूंढना है। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट को अब लिखते हुए आपने सॉल्व करके लिखना है। 10% है तो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 10/100 मींस 0.1। प्लीज सीरियस लीजिएगा चीजें। 20% अगर होगा तो, लेकिन अगर ये 9% हो, एक मिनट कैलकुलेटर पे लिखें 9/100, ये 0.9 नहीं बनेगा। 0.9 मीन 90% हो जाएगा। तो अगर 10 से नीचे होगा तो 0.09 0.08 वगैरह हो जाएगा। ठीक है, हमारा 10% अगर रेट है तो सॉल्व करके लिखेंगे तो 0.1 हो गया। माइनस बताएं, कैलकुलेटर पकड़ें, सॉल्व करें, बिकॉज लिखी जरूरी नहीं है लेकिन कम से कम कर लीजिए जरा, जिनके पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल है सॉल्व करके आंसर बताएं। व्हाट इज 1 लाख एंड व्हाट इज 62092? वो 1 लाख रुपया जो आपने 5 साल बाद पे करना है, वो 1 लाख रुपीज जो 5 साल बाद आपने देना है। और अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 62,092। तो ये उसी 1 लाख रुपीस की आज की वैल्यू है। 5 साल का टाइम पीरियड इन्वॉल्व है और अगर 10% रेट है तो 62,092 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीस। ठीक है जी, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट लाइन में है, बल्कि आपके पास अगर अपने हाथ से कम से कम लिखते रहे, लिखा तो हुआ है, कम से कम नोट तो कर देना, कुछ यूज टू है। लिखा तो सब कुछ हुआ है मेरा ख्याल है, कुछ जिस तरह मैंने लिखा, लिखे हुए के साथ लिखा। नहीं, इंटरेस्ट रेट में दो चीजें होती हैं, एमएफए की बात है, कहने देते हैं। सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, इसमें एक बैंक का रियल रेट भी होता है और इन्फ्लेशन रेट भी होता है। तो वो सारी जो डिस्कशन है डिटेल में वो शायद एमएफए में इंशाल्लाह कभी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट लाइन इमीडिएटली आफ्टर दिस कैलकुलेशन इन्वॉल्व हैं प्लीज। Let's assume next line is a company is required to pay 1 lakh at the end of each year for next 5 years. इससे पिछला जो सेंटेंस था अभी पढ़ा हमने, उसमें इसमें के फर्क है। क्या था वो पहला क्या था? बस 1 लाख देना है 5 साल बाद। अब ये नीचे वो कह रहा है 1 लाख करके 5 दफा देना। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जिससे शायद आपने ये मैथ्स वगैरह में इस तरह चीजें पढ़ी हो, अगर आज डेट सपोज मैं कहूँ 1 जनवरी 2024 है, तो आप अपना जरा सेंटेंस देखें जो आपने पढ़ा अभी। अगर सपोज आज डेट 1 जनवरी 2024 है तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन हमें पहला वाला 1 लाख कब देना है? एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, 1 लाख रुपीज जो देना है वो 31 दिसंबर 2024 को देना, ऐसे ही। लेकिन क्या बस ये 1 ही लाख देना है? अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लाइन सेंटेंस क्या लिखा हुआ? एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years। हर साल के एंड में 5 साल तक अगर आपने देना है तो 31 दिसंबर 2024 समझ आता? अगली डेट बोले फिर कब देना? 31 दिसंबर 2025 होगा, फिर 2026 होगा, 2027 होगा, 2028 है, ऐसे ही है। तो 1 लाख इज पेबल एट द एंड ऑफ each year, at the end of each year for next 5 years।
अच्छा ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी हो सकता है, तो उस तरफ अभी ना जाइएगा, अभी एज इट इज जो लाइन लिखी हुई मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है वी आर सपोज टू पे 1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो उस वक्त क्या फर्क पड़ता है वो इंशाल्लाह फिर अभी नीचे जाके बात करते हैं। व्हाट इज द सेंटेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, तो ये 5 इंस्टॉलमेंट्स में शायद 1-1 लाख रुपया पे करना। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया? डिफरेंस इन एसेंस जो ऊपर पहली लाइन थी उस लाइन में लिखा था 1 लाख आपने 5 साल बाद ही देना, लेकिन यहाँ आपने 1-1 लाख को 5 साल में एक हर साल के एंड में देना, तो यहाँ 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट शायद हो गई। तो अब अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होगा आज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने वर्किंग करवाई है मेरे, क्या वो सेम वर्किंग यहाँ भी हो सकती है? मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो इस पहले वाले लाख की प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1, सपोज अगर रेट हुई है -1 हो जाएगा, ये 1 साल बाद है। नेक्स्ट ईयर वर्किंग करनी हो -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कितनी कैलकुलेशंस हो जाएंगी? तो 5 कैलकुलेशंस हो जाएंगी कि डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज हो सकता है, और उन 5 कैलकुलेशंस को फिर अगर हम सम कर लें तो आपके पास जो टोटल फिगर आएगी वो फिर इन 5 1 लाख रुपीस की इंस्टॉलमेंट्स की टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तरीका क्या अडॉप्ट हो सकता है कि आप डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज कर लें, और -1 जिसने 1 साल बाद, -3 जिसने 3 साल बाद, एंड सो ऑन जिन फिगर्स ने पे होना। तो वी कैन यूज डिस्काउंटिंग हेयर एज वेल, लेकिन हमें यहाँ पे फिर 5 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये 10 साल होते हैं तो 10 कैलकुलेशंस हो जाती हैं, 15 हो जाती हैं, जितनी भी होती हैं। तो ये तरीका तो बिल्कुल ठीक होगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वर्ड्स मेरे प्लीज क्लियर है? we can still use the formula of discounting, that is 1 plus I minus n, और जो भी अकॉर्डिंगली है -1 2 3 4 5 करके हम वर्किंग कर सकते हैं और देन उसका प्लस कर लेंगे। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट सेम हो, सेम अमाउंट्स हो, सेम इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट्स हो, और उनके दरमियान जो टाइम का गैप है वो भी सेम, मींस अब 1-1 साल का गैप है। प्लीज क्लियर है? बल्कि 3 चीजें कर लेते हैं। अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, सबसे पहले ये भी है अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, मैं समझे अगर आपने एक ही अमाउंट पे करनी 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, तो वो तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला ही निकालेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, नंबर 1, लेकिन वो सेम हो, और नंबर 3 उनके दरमियान जो टाइम का गैप है वो अगर एनुअल है तो एनुअल ही हो, मंथली है तो मंथली हो, क्वार्टरली, सेमी एनुअल, जो भी गैप है टाइम का वो सेम अगर हो, एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, सेम अमाउंट्स हो, और उनका टाइम गैप सेम हो, तो यहाँ पर हम टाइम सेव कर सकते हैं। 5 वर्किंग्स की बजाय हम एन्युटी का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो अपने पास काइंडली जहाँ पे वर्किंग्स हुई है उसके नीचे पहले एक पैराग्राफ जरा ढूंढिएगा जहाँ पे एन्युटी का फार्मूला दोबारा नीचे लिखा हुआ, उसको नीचे एक पैराग्राफ से काइंडली पढ़े मेरे साथ। क्या डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज हो सकता था? यहाँ भी डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज हो सकता है, लेकिन जो पैराग्राफ मैंने आपके सामने हाईलाइट किया जरा ढूंढ के पढ़ा जरा, क्या लिखा हुआ। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द अबव कैलकुलेशन, ये जो 5 वर्किंग्स करनी पड़ी हमें, we can use the formula of annuity if there are more than 1 installments. Number 1, सबसे पहले एक से ज्यादा अमाउंट्स अगर, however this formula can only be used if the amounts are same and the time interval between the amounts is also constant, means same. तो एन्युटी का अगर आपने फॉर्मूला लगाना है तो कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए? एक से ज्यादा अमाउंट हो लेकिन अमाउंट सेम हो, और उनका जो टाइम का गैप है वो भी अगर सेम है, तो आप रादर देन के बार बार वर्किंग करें अपना टाइम सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी। एक सेकंड जरा बोर्ड पर देखें जरा, अगर फॉर एग्जांपल ये फिगर्स इस तरह हो जाए, लेट्स सी एक फिगर मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 लाख की बजाय 2 लाख कर दूं, अब अमाउंट्स एक से ज्यादा है, टाइम का गैप भी 1-1 साल का है, लेकिन एन्युटी यूज हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे हम फिर या तो बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन उस केस में फिर एक और काम करना पड़ता है। लास्ट 3 भी अगर आप करेंगे तो फिर वो एक गैप एन्युटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो आप अब वो फिर वंस अगेन एमएफए की बहस लंबी हो जाएगी। हम एन्युटी तभी लगाएंगे अगर एक से ज्यादा हो, सेम हो, और उनका टाइम गैप से भी सेम हो, और अगर इनमें से कोई भी एक चीज रह जाए तो फिर रादर देन कि हम पहले आखिरी 3 को लगाएं फिर उसकी फर्दर प्रेजेंट वैल्यू लें, तो उसकी बजाय हम सिंपली फिर यहाँ डिस्काउंटिंग ही यूज कर लेंगे। तो एन्युटी हम कब यूज करेंगे? जब बोल दें एक दफा रिपीट कर दें, अमाउंट्स एक से ज्यादा हो,
सेम हो और उनका अगर टाइम गैप सेम है तो हम टाइम सेव कर लेंगे, और रादर देन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंटिंग अगेन अगेन एंड अगेन, हम उसकी जगह एन्युटी का फॉर्मूला यूज करके भी अपना सेम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक वर्ड्स मेरे क्लियर है प्लीज? एक मैं लास्ट चीज आपके सामने रख दूं, उसके बाद फिर अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो बताइए। अब एक कैलकुलेशन आपके पास हुई भी है, जरा ये बाय यूजिंग द डिस्काउंटिंग फार्मूला अगेन अगेन एंड अगेन, इनमें से कोई एक दो जरा चेक कर लें जरा, फॉर एग्जांपल -2 और -4 वाला जरा चेक करें, सही है फिगर्स? और इसका सम करके चेक करें जरा, सही कर लें, ये सब ना कह दीजिएगा, आपको क्या पता, क्या हो सकता है कोई टाइपिंग एरर हुआ आपके कैलकुलेटर पे, हो सकता है ना सही आ रहा हो। डेफिनेटली राउंड ऑफ हुई नहीं फिगर्स, आई होप कि राउंडिंग ऑफ से हम बड़े हो गए, इतने हम बड़े हो गए, ये ना कि पॉइंट्स में नहीं लिखा हुआ। अप्रोक्सीमेटली टोटल 379,079, ठीक है। क्या डिस्काउंटिंग यूज किया जा सकता है, लेकिन क्या टाइम बचाने के लिए एन्युटी भी लगाया जा सकता है? उसकी क्या वजह है? अमाउंट्स एक से ज्यादा है, सेम है, टाइम इंटरवल भी सेम है, तो टाइम बचा लेना चाहिए। अगर एन्युटी लगाना है तो फॉर्मूला एन्युटी का यूज कैसे होता है, अब ये सुने मेरे से। इंस्टॉलमेंट्स 5 हैं, तो अगर रादर देन 5 वर्किंग्स मैं एन्युटी के फॉर्मूले से टाइम सेव करके इकट्ठी वर्किंग करना चाहता हूं, तो क्या करूं? आपने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठानी होती है, मतलब इनटू 5 नहीं करना। यकीन नहीं 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, लेकिन एन्युटी का अगर आपने फॉर्मूला लगाना तो आपने एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ले लेनी है और देन फिर इसको एन्युटी के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देना। करवाएंगे क्या फॉर्मूला बोले जरा देखो, ये याद होना चाहिए प्लीज। 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेट वही है। अच्छा, -5 का भी यहाँ मतलब है 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स जिनमें इंटरेस्ट है, और डिवाइडेड बाय 0.1 है। आंसर सॉल्व करें प्लीज, सब करें, मुझे जरा आइडिया होना चाहिए। अब सबको पता है कैलकुलेटर पे कहाँ पे आइकन्स हैं, कौन से हैं? जिन हजरात के पास कैलकुलेटर है आप तो यूज करें। ये शायद अगले 2-3-4 दिन मुसलसल यही वर्किंग्स होनी है, तो प्लीज जरा एटलीस्ट मुझे बता दें अगर आइकन्स का आइडिया नहीं है। तो एन्युटी का फार्मूला यूज तो हो सकता है, लेकिन हाउ टू अप्लाई ये भी पता होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाएं, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाएं, एन्युटी का फार्मूला ज़हन में लाएं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 5 मैंने लिखनी है, आंसर बताएं। अप्रोक्सीमेटली 379 079, अगर आप इजाजत दे दें तो राउंडिंग ऑफ की टेंशन से करें। अपने हाथ से वर्किंग लिखें जरा, जहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ था सारा। इसी पेज पर यूज करें फिलहाल, आज मेरे ख्याल इसी पेज पे करें, बाकी इंशाल्लाह कल से फिर जिस जगह ये वर्किंग्स हुई नहीं उनके साथ ही आप जरा नोट कर लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ दे रहे हैं प्लीज? तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जब इंस्टॉलमेंट्स एक से ज्यादा होंगी, सेम होंगी और टाइम इंटरवल भी सेम होगा, तो हम दोनों तरह से वर्किंग किया करेंगे। नहीं भाईजान, ये नहीं है मतलब, ये लैदा भी किया करेंगे और इस तरह भी वर्किंग किया करेंगे। सिर्फ कैसे किया करेंगे, इस अभी आपके सामने लिखा इसलिए हुआ ताकि हमें यकीन आ जाए कि वर्किंग इंशाल्लाह सेम आंसर देगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स हैं, सेम है, अमाउंट सेम है, टाइम गैप सेम है, तो आज से ऑनवर्ड्स हम फिर टाइम वेस्ट नहीं किया करेंगे और एन्युटी का फॉर्मूला यूज करके वर्किंग करेंगे। ओके प्लीज? तो फॉर्मूले यकीनन 2 ही है, ऊपर दोबारा देखें अपने पेज के स्टार्ट पे, डिस्काउंटिंग का भी है, एन्युटी का है। अगर तो एक ही अमाउंट है तो फिर तो एन्युटी की बहस ही नहीं, तो फिर तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, रिपीट करने जरा फाइनली एक दफा आप, एक से ज्यादा अमाउंट्स और सेम है, इंटरवल भी सेम है, तो हम टाइम सेव कर लिया करेंगे एन्युटी का फॉर्मूला लगा के। आए जरा फर्दर को प्रैक्टिस करने, पेज के नीचे जरा 2-3 एग्जांपल्स और लिखे। एक पॉइंट तो लिखा होगा आपके पास, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स वाला मिला कहीं? ये करवाएं जरा वर्किंग। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज सपोज 71,000
465 payable at the end of the each year. Interest rate is 16%. जी एन्यूटी लग सकता है? लगवाएं कैसे? ठीक है बोले, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाएं, ठीक है, इंटू 4 नहीं करना है, 4 इंस्टॉलमेंट्स अपनी जगह है, लेकिन इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाएं। एन्यूटी का फॉर्मूला बोले 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 16% को कैसे लिखें? माइनस 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ये वर्किंग भी अपने हाथ से लिखें पेज पे और सॉल्व भी करें। लिख लें, अपने हाथ से भी लिखें। जी एनी कंफ्यूजन? सही समझ आ रहा है प्लीज सबको? आई होप, बल्कि कहना चाहिए सही रिवाइज हो रहा है। चलो एक छोटी सी वेरिएशन आ रही नेक्स्ट एग्जांपल में, चलो आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 पेएबल, अंडरलाइन वर्ड्स, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अभी हमने 2-3 एग्जांपल्स जो कि इसमें एंड ऑफ द ईच ईयर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब डिफरेंस ये आया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। और वंस अगेन अभी ईयर वाली एग्जांपल्स चल रही हैं, ये मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, वो सारा कुछ भी हो सकता है। तो अभी जरा ईयर्स के एंगल से बात पहले कंप्लीट कर लें। अब बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर जो लिखा हुआ है, इसको पहले जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है मेरे साथ जरा, कि इसका मीनिंग क्या बनेगा सेंटेंस का। जो मैं लिख रहा हूँ उस पर जरा फोकस कीजिएगा। लेट्स अज्यूम अगर आई डेट 1 जनवरी 2024 है, अब बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर का मतलब नहीं, जो पहला 2000 होगा वो फिर आज ही होगा। 2024 वाली जो अमाउंट है बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर मींस ये 1 जनवरी 2024 को ही फिर पे हो जाएगी। लेकिन 4 अमाउंट्स हैं, 4 अमाउंट्स हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। 2025 वाली अमाउंट कब पे होगी? 1 जनवरी 2025, 5 वाली 5 के शुरू में, 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2027, और 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, देयरफॉर यहाँ रुक गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो आपको मैं समझा रहा था, वहां मैंने ईयर एंड की डेट्स क्यों लिखी हैं? क्योंकि वो एंड ऑफ द ईयर थी, और अब बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर मींस फिर अब पीरियड के स्टार्ट की रिलेवेंट डेट्स आ जाए। यहाँ तक ठीक है? तो अब अगर 4 अमाउंट्स हैं तो फर्स्ट होगी 2000, सेकंड भी सेम अमाउंट्स तो हैं। ठीक है, डेट्स में कोई कंफ्यूजन? इसकी अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो आपने ये मुझे बताना है कि डेट क्या है जिस पे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। अकॉर्डिंग टू माय दिस एग्जांपल, आज ही डेट है, प्रेजेंट वैल्यू आज को कहते हैं। तो आज 1 जनवरी 2024 अगर है तो इसी डेट पे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो जो फर्स्ट 2000 अब है वो तो आज ही की वैल्यू है। अगर उसने आज ही पे होना है तो वो 2000 तो एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू ही है। इसका मतलब मुझे यहाँ इन दिस केस सिर्फ नेक्स्ट 3 अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेनी। फर्स्ट अमाउंट तो ऑलरेडी आज ही है तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम ही है। बात समझ आ रही है प्लीज? तो सिर्फ आपने 3 अमाउंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रेजेंट वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है। 2000 की जो अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी एज इट इज है। क्लियर है? अब बताएं डिस्काउंटिंग यूज हो सकता है इन 3 की प्रेजेंट वैल्यू के लिए? कैसे? 2000 जो नेक्स्ट होगा -1 करके, आज से 1 साल बाद ही, क्या ख्याल? -2 करके आगे और -3 करके। फर्स्ट जो 2000 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत क्यों नहीं है? वो आज ही है, वो तो आज ही है, और आज ही तो प्रेजेंट वैल्यू होती है। इट मींस हमें फर्स्ट 2000 की अपनी वर्किंग नहीं करनी, वो पहले ही प्रेजेंट वैल्यू है। नेक्स्ट 3 अमाउंट्स की हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। डिस्काउंटिंग लग तो सकता है, लेकिन क्या नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स पे एन्यूटी भी लगा सकता हूं? नेक्स्ट 3 या नेक्स्ट 4? नेक्स्ट 3 पे एन्यूटी भी लगा सकता हूं। तो इसका फिर तरीका ये होगा
कि अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट 2000 की जो अमाउंट है वो तो मैंने एज इट इज लिख ली। अच्छा, क्या ये वैसे प्रेजेंट वैल्यू में शामिल होगी अमाउंट? इसकी वर्किंग करने की जरूरत नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज है और प्रेजेंट वैल्यू में एज इट इज शामिल हो जाएगी। देन उसमें प्लस हो जाएगी 2000 की वो तीन अमाउंट्स जिन्हें हमने 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर्स के बाद देना है। तो रादर देन उस पर हम डिस्काउंटिंग लगाएं, क्योंकि एक से ज्यादा अमाउंट थी, सेम अमाउंट थी, वी कैन यूज फार्मूला ऑफ एन्युटी। अब बोले जरा प्लीज काइंडली फार्मूला ऑफ एन्युटी। 1 माइनस 1 प्लस 0.1 ही है, माइनस बस बता दें माइनस 3 क्यों हुआ? अब वो तीन इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? प्लीज क्लियर हो जाएगा, प्लीज क्लियरली समझ आ जाएगा सर? अपने हाथ से नोट करें, थोड़ी सी वर्किंग जरा, चाहे डेट्स वगैरह भी लिख लें, प्रॉपर एक्सप्लेन कर लें और फिर आंसर एंड में बताइए। लिख लें, आपके पास जगह बन जाएगी राइट साइड पे नीचे एंड में। तो ये जो एन्युटी का फॉर्मूला है, ये इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑफ द पीरियड हो या बिगनिंग ऑफ द पीरियड हो, एज इट इज यूज हो सकता है। लेकिन अगर बिगनिंग ऑफ द पीरियड इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो फिर एज इट इज आज ही है। उसके अलावा जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी उस पर हम एन्युटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर वो एक से ज्यादा अमाउंट्स वर्क करेंगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ शायद आप लोगों के अगर पिछला नॉलेज किसी के जहन में आया तो एक कंपाउंडिंग में भी ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन वो कंपाउंडिंग के लिए हैं। तो अगर किसी के जहन में आया, मैं बस उनसे कह रहा हूँ तो उसकी जरूरत यहाँ नहीं, ये मैं प्रेजेंट वैल्यू के एंगल से बात कर रहा हूँ। तो इसमें बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो एंड ऑफ द पीरियड हो, एक ही फॉर्मूला जहन में रखने की जरूरत है एन्युटी का। लेकिन बस जहन में ये रखना है आपने कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, इन केस के अगर इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो फर्स्ट अमाउंट एज इट इज आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू में, और जो रिमेनिंग अमाउंट्स रह जाएंगी उनका फिर हम एन्युटी की बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? आंसर फाइनली क्या बता दें? 4974 नहीं, 49 बेटा अब नहीं है, मैं इसलिए आंसर पूछा आपसे, आपने सिर्फ मुझे इसका आंसर बताया। तो वो ठीक है, आपने जो इसका आंसर बताया बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग में फाइनली ये पहले 2000 में भी आना है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू यही होगी, सेम ही है। तो मीन्स उसे फाइनली आंसर है। आप 2000 फर्स्ट ऐड करके मुझे बताएं। तो 69 जो भी आ रहा बता दो, 74 तकरीबन राउंड ऑफ कर लेते हैं, देख लीजिए फिगर 6974 मीन्स जो फर्स्ट अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज प्लस होके फाइनली प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आ रहा है। फॉर्मूला क्यों नहीं इस पे अप्लाई किया? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट। चलिए एक नजर देख लेंगे फर्स्ट पेज। कोई मेरी बात में कोई जो आज मैंने अभी की आपके सामने कोई कंफ्यूजन रह गई? एनी कंफ्यूजन की ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी? चलिए मेरा ख्याल है मेन डिस्कशन इंशाल्लाह कल ही स्टार्ट करेंगे। अब इंशाल्लाह कल फिर कल से लेकिन प्रॉपर्ली स्टडी स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप टाइम पे मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी? चलिए जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात हो। थैंक यू फॉर कमिंग, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लेकिन बहरहाल ठीक है, मुझे लग रहा है आप नोट करना चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी हम जा रहे हैं आज। तो इसको जरा घड़ी को जरा टाइम को याद रखना है, इतना कम टाइम आज यूटिलाइज किया हमने, इसकी जरूरत पड़ेगी फिर इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद, ठीक? सवा घंटा तो मेरे ख्याल लगा लिया किसी तरह हमने। कितना रिमेनिंग रहता है? 45 मिनट्स मैंने वेस्ट किए हैं आपके, तो इसका मेरा ख्याल है मेरे को सजा मिलनी चाहिए।
अल्लाह हाफिज़। ये मुबीन ये ग्रुप्स वगैरह में ऐड कर देगा, ग्रुप्स का मसला। अल्लाह हाफिज़। ये करंट आ रहा है, करंट करंट